नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये जियोग्राफी का सेक्शन आज हम लेकर आए हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपका पीछे का भी जो है यहाँ से हम रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 159 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 159 में बोलते हैं द जेट स्ट्रीम्स इज फाउंड इन द जेट स्ट्रीम, इनके प्रवाह जो होते हैं वो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो ये पाए जाते हैं ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन ए जो है वो 159 का सही आंसर है। अब लेयर्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स कौन कौन सी होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो लेयर्स जो होती हैं वो ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके बाद मेसोस्फियर होती है, मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर होती है और एक्सोस्फियर होती है। तो ये लेयर्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। अगर आप बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर जो है वो 8 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर एट पोल एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर तक जो है इसका एल्टीट्यूड है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और जहाँ पर ट्रोपोस्फियर एंड होती है, ख़त्म होती है, उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज उसको कहा जाता है। और ट्रोपोस्फियर में जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज उसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ये लेयर्स के बारे में हो गया। अगर स्ट्रेटोस्फियर की उस तरह से आप बात करेंगे तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में आती है। आपके जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे बारिश होगी, साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, ये सब कहाँ पर होते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में ये दो चीज़ें भी एग्जाम में पूछी गई हैं। बस इतना ही रिवाइज कीजिए, बहुत हो गया। अगला है 160 क्वेश्चन। बोलते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ फिजी इज। तो कैपिटल ज़रूर पूछी जाती है किसी ना किसी कंट्री की। यहाँ पर फिजी की कैपिटल पूछी गई है, तो फिजी की कैपिटल है सूबा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सूबा जो है वो फिजी की कैपिटल है, ये तो आपको पता चल गया। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में कोई और पूछी जाए, परंतु यहाँ की करेंसी भी आपने ध्यान रख लेनी है। यहाँ की करेंसी डॉलर ही होती है। और अगर आप बात करेंगे कि वियतनाम की कैपिटल एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई जो है वो वियतनाम की कैपिटल है। एक एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबीरा। कैनबीरा आपने ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ज़रूर याद रखनी है। नेपाल की कैपिटल पूछी जाए तो वो काठमांडू में स्थित है। कतर की कैपिटल पूछी जाए तो कतर की कैपिटल दोहा में स्थित है। रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था, तो रशिया की कैपिटल पूछी जाए तो मॉस्को रशिया की कैपिटल है। और यूक्रेन की कैपिटल पूछी जाए तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है। और अगर आयरलैंड की कैपिटल पूछी जाए तो आयरलैंड की कैपिटल डुबलिन है। ये कैपिटल्स आप याद रखिए, डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएंगी कहीं ना कहीं पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो इंडिया जो है इनमें से किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 161 में ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो 161 का मैं आंसर आपको जो बता रहा हूँ वो मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। यहाँ पर जो है वो चाय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इन ऑप्शन में से जो है वो टी सबसे सही आंसर है। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। तो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा कमेंट करने लग जाते हैं, तो भाई अब मैं फाइनल आंसर की बार बार तभी बोलता हूँ कि डाउट ना रहे आपके मन में। चाय की बात करें तो कांगड़ा की चाय जो है वो काफ़ी फेमस है। अगर हम इंडिया में चाय की बात करें तो दार्जिलिंग टी जो है वो काफ़ी फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि दार्जिलिंग टी को जीआई टैग कब दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को जो था वो 2003 में जो था वो जीआई टैग दिया गया था। और ये पहला प्रोडक्ट था इंडिया का जिसको जीआई टैग जो था वो मिला था। और फिर आपको पता है जीआई टैग जो है बहुत सारी चीज़ों को दिया जा चुका है। अगर हिमाचल में हम बात करें खासकर, तो हिमाचल में चुल्ली ऑयल को जो है वो जीआई टैग दिया जा चुका है। काला जीरा को जीआई टैग दिया जा चुका है। कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिल चुका है। चंबा रुमाल को जीआई टैग मिल चुका है। कुल्लू सॉल को जीआई टैग मिल चुका है। कुल्लू सॉल के लोगों को जीआई टैग मिल चुका है खासकर। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, परंतु हमने हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 162। बोलते हैं द गोल्ड माइंस एट कोलार आर सिचुएटेड इन। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि कोलार किसके लिए फेमस है, तो कोलार गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना है आपने। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि कोलार माइंस हैं कहाँ पर स्थित, आफ्टर ऑल ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कोलार माइंस जो है वो कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, कर्नाटका। इंडिया में देखो और भी माइंस स्थित हैं, जैसे कि कोरबा माइन हो गया। कोरबा माइन छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये कोल के लिए फेमस है। रानीगंज माइन हो गया। रानीगंज माइंस जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें, जैसे कि जहारिया माइंस हो गया, झारखंड में जो है ये माइंस पड़ती हैं। जयंती माइंस हो गया, ये भी जो है वो झारखंड में ही पड़ती हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है इंडिया की, तो आपने ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट कोल माइन जो है वो कोलार गोल्ड माइन है।
ये कर्नाटक में जो है वो बढ़ते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं एन एस्चुरी इज़ा। तो बोलते हैं कि एक एस्चुरी क्या है, नदी मुख जो है वो क्या है। अगर हम बात करेंगे कि एस्चुरी इनमें से किसको कहते हैं या फिर क्या है एस्चुरी, क्वेश्चन नंबर 160 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये होगा एस्चुरी क्या है, एक ब्रॉड चैनल है वेयर सी एंड रिवर वाटर मिंगल। तो बोलते हैं कि एक चौड़ा चैनल है जहाँ पर समुद्र और नदी का पानी जो है वो आपस में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एस्चुरी जो है वो कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है एस्चुरी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अ ब्रॉड चैनल वेयर सी एंड रिवर्स वाटर मिंगल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एस्चुरी जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसी तरह की एक टर्म होती है डेल्टा। आपने बहुत बार सुना होगा डेल्टा। डेल्टा की बात करें कि डेल्टा क्या होता है। अब देखो डेल्टा के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा आपको। देखो, जब कोई भी रिवर जो होती है वो किसी बड़े समुद्र में जाकर जो है वो पहुंच जाती है, तो उसका पानी जो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और उसके अंदर जो सेडिमेंट होते हैं ना, वो सेडिमेंट वो लूज़ कर देती है। तो वो सेडिमेंट जो होते हैं वो रिवर के माउथ पर जाकर जो है वो क्या होते हैं, वो उनको वहाँ पर वो ड्रॉप कर देती है, एक तरह से वहाँ पर रख देती है एक तरह से। तो रिवर के जो सेडिमेंट्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा मात्रा में कई बार इकट्ठे हो जाते हैं कि बड़ी सी बड़ी लहर भी जो है वो उनको नहीं हिला सकती, और जो सेडिमेंट का एक ढेर बन जाता है आप कह लीजिए, जिसको कि वो लेयर भी नहीं हिला पाती, उसी को जो है वो डेल्टा कहते हैं। तो थोड़ा सा आप समझे ज़रूर होंगे, यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 161 देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट एन अफ्रीकन कंट्री। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी एक अफ्रीकन देश नहीं है। जब नहीं है आपसे पूछा गया है 161 का, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निकारागुआ जो है एक अफ्रीकन कंट्री नहीं है। अब देखो, आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। तो कॉन्टिनेंट में एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, उसी तरह हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आता है, और भी अलग अलग कॉन्टिनेंट आते हैं। परंतु हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर स्पेसिफिक रूप से बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में जो है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो मानी जाती हैं, जैसे कि कॉन्गो हो गया, बोट्सवाना हो गया, अंगोला हो गया, तंजानिया हो गया, इथोपिया हो गया, घाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया हो गया, केन्या हो गया, माली हो गया, चाद हो गया, मलावी हो गया, ग्वीना हो गया, और अल्जीरिया हो गया, जाम्बिया हो गया, लाइबेरिया हो गया। तो ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और ये निकारागुआ जो है ये अफ्रीकन कंट्री नहीं है। ये कंट्री जो है वो कहाँ पर पड़ती है, फिर ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ती है। तो सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री जो है वो पड़ती है। ये कंट्री जो है वो पैसिफिक ओशियन और कैरिबियन सी के बीच में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड बिटवीन पैसिफिक सी एंड कैरिबियन सी, तो निकारागुआ आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 162 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन दी बॉर्डर ऑफ नेपाल। तो बोलते हैं कि नेपाल के बॉर्डर पर इनमें से कौन सा स्थित नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है वो साथ में लगता है, और इंडिया के 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री जो है वो साझा करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, वेस्ट बंगाल आता है और सिक्किम आता है। देखो, बिहार भी आता है, मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश भी आता है और सिक्किम भी आता है, परंतु अपना हिमाचल जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता किसके साथ, नेपाल के साथ। यह आपने ध्यान रखना है। हालांकि नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर काम भी करते हैं, परंतु हम बाउंड्री शेयर नहीं करते नेपाल के साथ। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल अगर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तो वो तिब्बत के साथ करता है, या फिर आप चाइना कह लीजिए, तो उसके साथ जो है वो हिमाचल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो, कुछ ऐसी कंट्रीज, ऐसे स्टेट्स भी हैं इंडिया में जो भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भूटान के साथ वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के अलावा सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है, असम बाउंड्री शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आप ध्यान रखिए। ये मैंने नेपाल और भूटान जो था वो कवर कर दिया, और हिमाचल का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं ऑन दी 21 जून द डे लाइट इज ए सीन एट द नॉर्थ पोल फॉर। तो बोलते हैं 21 जून को उत्तर ध्रुव पर जो है वो कितने घंटे के लिए जो है वो द्युति काल होता है। तो ये 24 आवर्स के लिए होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है 51 का। अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने ध्यान रखना है कि 21 जून को क्या होता है। 21 जून जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डे होता है 21 जून को। और क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, चलो आप ही कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने ये डिस्कस कर रखा है। अभी जो संडे को एग्ज़ाम था उसमें क्या पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन कि जो
क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ जब रोटेट करती है तो वो कितना टाइम लेती है। तो इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था 23 आवर्स 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट जो है ये लेती है जब पृथ्वी अपनी ही एक्सिस में जो है वो रोटेट करती है, तो एक बारी में ये इतना टाइम लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्वेश्चन बोलते हैं 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, तो बोलते हैं कि विषुवत वृत्त पर देशांतर कोण कितनी दूरी के बराबर होता है। तो 52 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है 69 माइल्स, ये 69 माइल्स के बराबर जो है वो होता है। यहाँ से हम कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इन दी डिजर्ट द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल पर एनोम इज लेस देन। तो इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए ये कहता हूँ मरुस्थलों में वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष किससे कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या था, इसका सही आंसर था 250 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर था। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो अपने सोर्सेज के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। मेरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का यही एम था कि मैं बता सकूं आपको कि मैंने आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो था वो पहले भी आपको बताया था और आज भी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज जो था वो कॉपरिकॉन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। कॉपरीनिक्स के द्वारा जो था वो इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, कॉपरिकॉन नहीं कॉपरीनिक्स, कॉपरीनिक्स ने जो था वो सोलर सिस्टम की खोज की थी। आपने ध्यान रखना है कि और भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं। तो एग्जाम में केपलर के बारे में पूछ लिया गया है कि केपलर ने क्या डिस्कवर किया था। तो केपलर ने फंडामेंटल लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन के, जो प्लेनेट की मोशन होती है उसके बारे में जो था वो इसने लॉ दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिए थे, वो केपलर के द्वारा दिए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी का लॉ किसने दिया था तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन ने जो था वो ग्रेविटी का लॉ दिया था। यहाँ पर ऑप्शन में गैलीलियो भी दिया गया है। तो गैलीलियो ने जो था वो क्या डिस्कवर किया था, तो अगर आपने पढ़ा हो तो गैलीलियो ने जो था वो टेलीस्कोप डिस्कवर किया था। आपने ध्यान रखना है टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किया गया था और जुपिटर के 4 सैटेलाइट भी जो था वो गैलीलियो के द्वारा ही डिस्कवर किए गए थे। तो ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। 159 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर की आपको अपर मोस्ट लेयर बतानी है। लेयर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था, कौन कौन सी लेयर थी, ट्रोपोस्फियर थी, स्ट्रेटोस्फियर थी, मेसोस्फियर थी, थर्मोस्फियर थी, एक्सोस्फियर थी। तो एक्सोस्फियर जो था वो अपर मोस्ट लेयर आती है। एक्सोस्फियर से पहले कोई लेयर आती है तो आयनोस्फियर भी एक लेयर आती है, उसके बाद मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रैपोस्फियर, ये सारी लेयर्स जो हैं वो आती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर मोस्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फियर है। और तो हम लेयर्स के बारे में अभी डिस्कस कर ही चुके हैं तो फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है हम देख लेंगे। क्वेश्चन में पूछते हैं एंटोनियम ऑफ एंडो। तो एंडो का एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इसका होगा बोरो। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एंडो क्या होता है, एंडो होता है किसी को देना, आप कह लीजिए कुछ देना किसी को, एंडो कहते हैं। और बोरो होता है उधार लेना। करेक्टली स्पेल्ड, आगे करेक्टली स्पेलिंग आपको बतानी है। तो करेक्टली स्पेलिंग होगी इसकी डिटेरियोरेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, DETERIORATION, ये डिटेरियोरेशन की सही स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन है 165। वहाँ पर यहाँ पर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लाइव्स। तो जहाँ पर वाइल्ड एनिमल रहते हैं उन उस प्लेस को क्या कहते हैं, उस प्लेस को जो है वो फॉरेस्ट, उस प्लेस को जो है वो कहा जाता है लायर, LAIR, लायर जो है उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको सही फिल इन द ब्लैंक्स करना है। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो बहुत कम टाइम आपके पास बच गया है। टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप अच्छी अपनी तैयारी को एक शेप दे सकते हैं यहाँ से। 169 में बोलते हैं वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट द सफरिंग ऑफ अदर। 166 का होगा ऑप्शन बी, वन शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ अदर। ऑप्शन बी 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। 169 है भवेश का संधि विच्छेद, आपको बताना है भवेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी भव प्लस ईश होगा, ई बड़ी ई होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसका संधि विच्छेद है। 168 में बोलते हैं यथाशक्ति में समास कौन सा है। कल भी इस तरह के समास पूछे गए थे, तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास जो है वो आता है, जो संडे को एग्जाम होता है, बोलने का मतलब है वहाँ पर भी ऐसे यथाशक्ति या फिर कुछ ऐसे जैसे समास पूछे गए थे।
आगे बोलते हैं वर्ष का विशेषण क्या होगा। तो वर्ष का विशेषण क्या होगा, वर्षा जो है इसका विशेषण होगा। ऑप्शन ए जो है 169 का सही आंसर है। आगे प्रत्यय पूछा गया है, बाजारू का प्रत्यय क्या होगा। बाजारू का प्रत्यय होगा ऊ, और बड़ा ऊ जो है इसका प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी जो है बाजारू का सही आंसर है, प्रत्यय इसका ऊ होगा, ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं ना हमारे साथ, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 21,700 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं।